अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तरीके के साथ आपका मेज़बान बिलाल हसन हाजिर है। आज लाइव प्रोग्राम के लिए स्टूडियो मौजूद हैं। बहुत सारी खबरें हैं। मैं हर प्रोग्राम में ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में रोज़ की बुनियाद पे कुछ नई नई खबरें आ रही होती हैं। आज की खबर तो यही है कि इमरान खान साहब को कल जो सज़ा हुई थी, तकरीबन 17 साल की सज़ा हुई है तोशाखाना 2 के केस में। दोनों बानी बुशरा बीबी को भी और बानी पीटीआई को भी। उसके बाद अभी शाम को मजीद जो खबर आ गई कि जनाब 9 मई के जो जलाओ घिराव हुआ था उसमें मजीद जो है वो यास्मीन रशीद को 10 साल की कैद की सज़ा हो गई। उमर सरफराज चीमा, महमूद रशीद, एजाज चौधरी को भी 10-10 साल की कैद की सज़ा हो गई। अब मुल्क के अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो है वो सूरत हाल चल रही है। हम ये देखते हैं कि एक तरफ जो है दहशतगर्दी है, दहशतगर्दी अफगानिस्तान से है, फिर उसके बाद इंडिया से है, फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि जनाब के सियासी दावपेच जो है वो अपनी जगह है, एहतजाज अपनी जगह है, मईशत अपनी जगह है। लेकिन मईशत के इन सब चक्रों में मईशत का बेड़ा गर्क हो रहा है और मईशत को चलाने वाले वो खुद परेशान है। मईशत की बुनियाद डालने वाले जो रीढ़ की हड्डी हैं या वो शहर जो कि पूरे मुल्क को चलाता है, 70% रेवेन्यू देता है। सिंध हुकूमत खुद भी एसआरबी के जरिए जो 1 खरब रुपए से ज्यादा की जो टैक्सेस वसूल करती है, सर्विसेज टैक्स। अब सवाल ही पैदा होता है कि क्या मईशत को चलाने वाले, मईशत का हब वो कराची शहर, वो बिल्कुल जो है लावारिस हो गया है। वजह हाई अथॉरिटीज जितने भी वज़रा हैं, वज़ीर आज़म हैं, दीगर लोग हैं, या वज़ीर आज़म तो बाहर मुल्क में होते हैं, वज़ीर दाखिला साहब जो अंडरपास का इफ्तिताह कर रहे होते हैं, PSL शुरू होने वाला है, उसकी टीम के मसाइल में उलझे हुए हैं। कभी वो लंदन में होते हैं, कभी वो अमेरिका में होते हैं। बात यह है कि इन सब की तवज्जो कौन देगा। और रही बात नीची तबका, नीचे जो अफसरान हैं वो अपने कामों से उनको फुर्सत नहीं है, तो क्या तवज्जो देंगे। इस कराची शहर के अंदर अल्लाह का करम है कि हमारी बहादुर अफवाज, सिक्योरिटी कानून नाफिज करने वाले इदारों की वजह से धमाके नहीं हो रहे या कोई ऐसी दहशतगर्दी नहीं हो रही। ये बहुत बड़ा शुक्र है अल्लाह ताला का। लेकिन दूसरी जानिब जो है भत्ताखोर जो है वो खुलेआम फिर रहे हैं। और 1980 की दहाई से जो भत्ताखोरी शुरू हुई थी और टिल 2025 तक जो है वो किसी न किसी सूरत से वो जारी है। सूरत यह है कि एक जानिब जो है वो भत्ताखोरी की वजह से, फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही की वजह से हमारा शहर जो है वो उसका बेड़ा गर्क हो चुका है, तो दूसरी जानिब जो है वो सियासी इंतशार की वजह से जो है मईशत जो है वो पनप नहीं पा रही है। अल्लाह अल्लाह करके जो है पिछले दिनों 21 अरब डॉलर हुए हैं। एक तवील अरसे तक 20 अरब डॉलर, 19 अरब डॉलर ज़र मुबादला होते थे, लेकिन परसों जो खबर आई वो 21 अरब डॉलर हुई कि 1 अरब 20 करोड़ डॉलर जो है IMF ने आपको तीसरी किस्त दी। बात यह है कि हम जब ये प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें कि हमें बहुत संभल के भी गुफ्तगू करनी पड़ती है। लेकिन बात वो है कि वज़ीर आला सिंध ने, ताजिरों ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके बाद उन्होंने वफाकी वज़ीर दाखिला को, वसीला को, जो कि ईरान में बैठ के कॉल कर रहा है, उसको रेड वारंट जारी करने के लिए अब खत लिखा गया है। इससे पहले क्या सो रहे थे सारे? ताजिर अगर चीखते हैं, ताजिर अगर कुछ बोलते हैं तो वो ज़ेर एताब आ जाते हैं। कहा जाता है हुकूमत की तरफ से कि आप मीडिया पे बात क्यों करते हैं, आप हमसे बात आके करें। पूछेंगे हम अपने ताजिरों से कि भाई आप उनसे जाके बात क्यों नहीं करते, और हुकूमत के अरकान से भी पूछेंगे। लेकिन बहरहाल इसी मौजू पर आज हम गुफ्तगू करेंगे और जिन मेहमानों ने आज मुझे ज्वाइन किया है उनसे पहले मैं आपका तारुफ करा दूं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे आज पहले मेहमान है जनाब शर्जील गोपलानी साहब। शर्जील गोपलानी साहब जो है सदाबहार शख्सियत हैं, ये ताजिर रहनुमा हैं, और आज इसी हवाले से ये जो गुफ्तगू करेंगे यकीनी तौर पर हम सुनेंगे उनको और बेलाक गुफ्तगू करेंगे। मैं आपसे यही कहता हूँ 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार कीजिएगा। मेरे दूसरे मेहमान है जनाब ज़फ़र खान साहब। ज़फ़र खान साहब भी ताजिर रहनुमा हैं और ये जनाब सदर हैं कोरंगी बचत बाजार एसोसिएशन के, और ये बहुत ही ग्रास रूट लेवल पे जो लोग आते हैं, उस ग्रास रूट लेवल पे जो ख़रीदार आते हैं वो वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। तो यकीनी तौर पे इनके पास जो खबर होती है या इनका जो गुफ्तगू होगी वो हम ग्रास रूट लेवल पे जो आवाम है उनकी क्या सूरत हाल है वो हम मालूम करेंगे। थैंक यू ज़फ़र भाई। आज चूँकि ट्रैफिक भी बहुत जाम थे और बड़े ही मुश्किलात से दोनों हज़रात यहाँ तशरीफ़ लेकर आए हैं। एक सबसे बड़ा मसला ये होता है कि मतलब ट्रैफिक का भी बहुत रश है। खैर, तो शर्जील साहब की तरफ चलते हैं। शर्जील भाई, क्या सूरत हाल है? ये बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आपके भी बयान आए, फिर पहले भी मुझे याद है कि 1 महीना पहले भी आपने एक एलामिया जारी किया था कि पर्चियाँ आ रही हैं, भत्ते हो रहे हैं। क्या सूरत हाल है? मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आज की गुफ्तगू के बाद
जो पिछली दफ़ा मुझे तकलीफ उठानी पड़ी है, अच्छा उठानी पड़ी, वो नहीं उठानी पड़ेगी। अल्लाह करे, अल्लाह रहम करे। ठीक है, बात ये हम ताजुर लोग हैं, हमारा काम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बयान करना नहीं, बयान करना, बिल्कुल ठीक है। हमारा काम कारोबार करना है, हमारे कारोबार के मामला देखना है। लेकिन हमें पिछले चंद दहाइयों से जो है इसी चक्कर में उलझाया हुआ है। 2010-11 में जो ये मामला उठा है, यानी उभरा है। वैसे तो 90 की दहाई से इस शहर में बत्ता शुरू हो गया था। वो 10 रुपए की पर्ची होती थी, जी जी, जो आपको भी याद होगा। 80 की दहाई से जी, 10 रुपए की पर्ची होती थी, और 10 रुपए के ऊपर किसी को एतराज नहीं था 10 रुपए से क्या होता है। नहीं, 10 रुपए से बहुत ज़्यादा होते थे भाई। ठीक है, लेकिन वो 10 रुपए जहाँ पहुँचते थे वो लाखों रुपए बन जाते थे। हाँ बिल्कुल, 10 रुपए की अहमियत। अब पोजीशन ये है अपना बिलाल भाई के बत्ता बंद ही नहीं हुआ किसी दिन भी, कभी नहीं। आप अगर वसीला लाखों को सुन लें, इन्होंने कल जो बयान जारी किया है और सोशल मीडिया पे चल रहा है कि वो बोल रहा है 2.5 से 3 लाख रुपए मेरे को माहाना मिलता है। हमारी इतला के मुताबिक 25 से 30 लाख रुपए माहाना सिर्फ वसीला लाखों को जाता है। फिर समत, ये मंथली बंदा हुआ है इसका। समत काठियावाड़ी को अलग पैसे जा रहे हैं, अहमद मक्सी वो अलग ले रहा है, इसके बाद एक और ग्रुप है वो अलग ले रहा है। जो जवाद को पकड़ा गया, बिल्कुल वो जवाद को सही पकड़ा गया है, और हमारे इतला के मुताबिक वो इस वक्त नॉर्थ कराची, नकाटी, फबाटी वगैरह के जो एरियाज थे उसमें इसका बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। लेकिन वो तो इनकार करते हैं सारे फबाटी और निकाटी वाले। बस मसला यही है ना कि देखें, ये वो लोग हैं जो मुल्क की अशराफियाँ हैं, जो डर के हमारे पैसे देते हैं और इतना मजबूत कर देते हैं अगलों को कि जो हमारे जैसे छोटे लोगों का गुजारा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब वो उनसे लाखों रुपए जब बत्ता मिल रहा होता है तो हमसे भी एक्सपेक्टेशन यही होती है। देखिए 10, 20, 50 हज़ार लाख रुपए के अंदर जो भी बत्ता जा रहा है ना, वो कहीं भी रिपोर्टेड नहीं है। आप देखें हसन बख्शी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है कि 10 तो हमारे पास रिपोर्टेड है, 25 के करीब लोग दे चुके हैं। बेसिकली ऐसा नहीं है, इससे ज़्यादा लोग उनके पैसे दे चुके हैं। ये तो 5 करोड़ 10 करोड़ की जो कहानी है वो बाहर आई है। जो 25-50 लाख रुपए तक के सेटलमेंट्स हैं वो तो हो चुके हैं इनके, उसमें तो ये रिपोर्टेड ही नहीं होते। कोई बिल्डर ऐसा नहीं है लियारी से लेके मलिर तक जो बत्ता ना देता हो। कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं है कि मेजॉरिटी इंडस्ट्रीज जो हैं वो भी बत्ते पे मौजूद हैं। कोई मार्केट ऐसी नहीं है, इक्का दुक्का मार्केटों को छोड़ के, जो माहाना बत्ता नहीं देती हो। ठीक है, अब लोग एक जो अपने जो कॉस्ट है, जो आपकी हिसाब किताब में हम लोग इसको फटीक, कॉस्ट ऑफ डूइंग की बात कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में ये फटीक जो है, ये फटीक का अकाउंट भी अलग से रख दिया गया है, जो हिडन होता है, खुफिया होता है, जो खुफिया होता है, जिसमें मुख्तलिफ चल रही होती हैं चीजें, तो उसमें अब ये भी शामिल हो गया है। तो अब बात ये है, हमारा इसमें फेलियर कह दें, स्टेट की इन्वॉल्वमेंट कह दें। मैं आपको क्लियर बात कह रहा हूँ कि देखें, एक चीज को सीएम साहब ये बोल रहे हैं कि आप मुझे बताएं, मक्सी का किसको नहीं पता? रेड वारंट आज क्यों इश्यू हो रहे हैं? वही भी कह रहे हैं, आज सालों पहले क्यों इश्यू नहीं हुए? मक्सी अगर पकड़ा गया, अव्वल तो पकड़ा नहीं जाएगा, पकड़ा जाएगा तो उसके साथ जो तफ्तीश होगी कभी बाहर नहीं आएगी। जो उसका सरगुना है 70 केसों में बरी बाइज्जत बरी हो चुका है। उजैर जान की बात कर रहे जी, हैं। आप देखें एक केस उसके ऊपर साबित नहीं हुआ। हमारी एहलियत तो देखें, हमारे तमाम लोगों की एहलियत देख लें, आप चैलेंज देखें। और वो शख्स अब ये कहा जा रहा है कि रमजान तक वो आ जाएगा, और उसके लिए तैयारी हो रही है शहर में, रमजान से बाहर आ जाएगा। जी बिल्कुल, 2 केस रह गए हैं, उससे बरील दिमा हो जाएगा, और वो जब आ जाएगा तो फिर इस शहर में क्या होना है। आज बिलाल भाई, जो हमारी इत्तलात हैं, हमारे इदारों को भी ये बात पता होगी कि लोग अपनी प्रॉपर्टियां औने पौने बेच के जा रहे हैं। आप इस वक्त एयरपोर्ट पे अभी अपना कैमरा भेज दें, अभी भेज दें, आप किसी वक्त भेज दें कैमरा, लाइनें बाहर तक लगी हुई, कॉरिडोर तक, दरवाजे के बाहर, इमिग्रेशन नहीं, जिन्होंने अंदर दाखिल होना है दरवाजे से, सिविल एविएशन के दरवाजे से जिन्हें दाखिल होना है, बैनुल अक़वामी जो आपका डिपार्चर है, इंटरनेशनल डिपार्चर के बाहर लाइनें लगी हुई हैं। अंदर को छोड़ें, इमिग्रेशन को, एयरलाइन को छोड़ें, बाहर तक लाइनें लगी हुई हैं। और ये पिछले चंद माह से मैं रेगुलर इस चीज को, हर 15-20 दिन बाद मेरा भी बात, लोग तफरी के लिए भी जाते हैं ना, कोई जरूरी नहीं, तफरी वाले नहीं है। मेजोरिटी लोग यहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं। मेजोरिटी, अब तो ये नारा लगा दिया गया है, जो हमें कहा गया है कि पाकिस्तान से जिंदा भाग, पाकिस्तान से जिंदा भाग। अब तो बात ये, हमारे जितना भी सर्कल है, वो इस वक्त हमारा सर्कल कहीं भी ये नहीं कह रहा कि हमने पाकिस्तान में, मुराद ताजिरों का सर्कल, ताजिरों का सर्कल जो है, हम जहां बैठ रहे उठ रहे हैं, सबने अब एक बात कह दी है कि यार अब जहां पे रहना, क्योंकि एक दफा होता है, 2 दफा होता है, कंटिन्यूस खत्म ही नहीं हो रहा मामला। आप इसको लिंगर ऑन किए जा रहे हैं, और फिर इसके बाद आप सुन भी नहीं रहे, और फिर आप परेशान हमें ही किया जा रहा है। बल्कि बिल्डर के दफ्तर पे जो फायरिंग हुई, तो उससे एक मुलाजिम उनका हलाक भी हुआ। ठीक है ना, आप ये कैमरे लगा दिया आपने 40,000,
सेफ सिटी की तरफ। ठीक है, 40,000 कैमरे लगाने के बाद आप 40 लोगों को नहीं पकड़ पाए। आप बताएं ना, क्या गाड़ियों की स्नैचिंग कम हुई? क्या मोटरसाइकिलों की चोरियां कम हुई? आप मेरे घर पे तो आपने भेज दिया एक फर्रा कि भाई आपका बेल्ट नहीं लगा हुआ था, ठीक है, एक बेल्ट ना लगने पे 7,500 का आप जुर्माना का तो फर्रा भेज देते हैं। आप भी आज बत्ता लेने पे आ गए। स्टेट को भी अब नजर आ गया कि भाई करोड़ों रुपए जो है ये कराची वाले ऐसे ही दे सकते हैं, इनसे जैसे तरह लेते रहे। इस शहर में जीना मुश्किल कर दिया गया है हमारा। हर इदारा अपनी जगह खड़ा है, सड़कें टूटी हुई हैं, हमारे दफातर के बाहर जो है आपका सेवरेज का गंदा पानी पड़ा हुआ है। पीने के पानी की हालत ये है कि हम जो खरीद के पानी पीते हैं। कोई चीज़ इस शहर में हमें मैसर तो है नहीं। हम किस जंगल में रह रहे हैं, आप सोचें तो सही। और आइडेंटिफाइड हैं, पता है कि इस मुल्क में पड़े। और आज आप देखो लिबिया में इतना बड़ा प्रोटोकॉल मिल रहा है, आप सऊदीया जा रहे हैं आपको इतना बड़ा प्रोटोकॉल मिल रहा है, आप ईरान जा रहे हैं इतना बड़ा प्रोटोकॉल। आप जब जा रहे हैं वजीर आजम साहब, तो जाके आप उस बंदे को क्यों नहीं मांगते उनसे, प्रेसिडेंट से? ईरान से तो आपके अच्छे ताल्लुकात हो रहे हैं। आप जाए ना भाई, कम अज कम हमारे वजीर दिफा साहब PSL को छोड़ के एक दफा ईरान चले जाएंगे। भाई ये मतलूब मुल्जिम हमें दें, क्यों नहीं देंगे वो? आप एक दफा आवाम की तरफ तो देख लें, क्या चीज मुश्किल है? आपकी अपनी जात का मसला हो तो आप हर जगह पहुंच जाते हैं। मुझे अभी जो कॉल आई है वो आई है साउथ ईस्ट अफ्रीका से। और मुझे जिस तरह धमकियां दी गई हैं तो मैंने इदारों को बता दी है। आप यकीन करें, IG साहब मुझे क्या कह रहे हैं, एक नई तकरीबन मैंने 3 दिन पहले इनको IG साहब को बोला उसने एक धमकी दी, 4 धमकियां आप देते हैं। तो बोले जान की हिफाजत कौन करेगा? इदारे बोल रहे हैं कि आप वेपन रखें। वेपन मसले का हल थोड़ी है। बस मैं तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हम करें क्या, कहां जाके अपना सर मारें। खुदा की कसम आप यकीन करें, आज मैं बड़े बेदिली से, मैंने कल आपको मना कर दिया तो मैं नहीं आना, मैं इस मसले पे बात ही नहीं करना चाहता हूं। बहुत हो गया यार, हमने अपनी जानें दाव पे लगा दी, हमारा कारोबार तबाह हो गया, हमारे बच्चों की जानें स्टेक के ऊपर है, हमारे को किसी किस्म की प्रोटेक्शन नहीं है। उल्टा आप ही हमें फिर डराते धमकाते, क्योंकि हम आगे बात करते हैं, ठीक है बंद करते जबान हमारी। ये मेरे को लग रहा है मेरे शायद आखिरी प्रोग्राम होगा बिलाल भाई, इसके बाद मैं इस शहर के लिए आवाज उठाने से मैं शायद कासिर हूं। क्योंकि जब इदारे के कानों पे जूं नहीं रेंगती, जो देने वाले हैं वो हिम्मत नहीं कर रहे, तो हम अपनी जाने क्यों परेशानी में? देने वाले तो इसलिए हिम्मत नहीं कर रहे हैं, जो आप सारी सूरताल तो खुद बता रहे हैं ना, कि वो बीच में ज़ेर-ए-ताब आ जाते हैं। ऐसा ही है, और उनकी सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है, किसी की सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है जफर भाई, आप तो बचत बाजार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी करेंगे कि आपका बड़ा ही ग्रास रूट लेवल का कारोबार है, क्या सूरत हाल है वहाँ पे? कि मतलब ये कि वहाँ जराइम है, क्राइम है, बत्ताखोरी है, क्या सूरत हाल है? स्ट्रीट क्राइम्स तो होंगे ही होंगे। जराइम तो हर जगह ही है तकरीबन, लेकिन आजकल मद्दा है थोड़ा। अच्छा, 15 रोज से जरा एक अच्छे किस्म का मद्दा आ गया, बड़े किस्म का, वरना इससे पहले कारोबार थोड़ा बेहतर था। अभी 10-15 दिन से स्लो हो गया कारोबार। क्यों वजह मेरा ख्याल में यही जो कशीदगी है यहाँ पर, इसकी वजह भी बन सकती है। क्योंकि लोगों का कारोबार ही नहीं है, छोटे पैमाने पर हर चीज़, हालांकि रेट भी मुनासिब आ रहे हैं सब चीज़ों के, लेकिन फिर भी खरीदार के पास कुव्वत खरीद नहीं, ये वजह है। वो तो खरीद तो है नहीं है, सही है। हाँ, लेकिन बात वही है कि सवाल पे तो जो शर्जील साहब बात कर रहे हैं, तो कोरगी भी तो बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, और मेरा ख्याल है कि वहाँ पे तो पहले भी बहुत सारे जराइम पेश की हुई। आप कह रहे हैं कि वहाँ जराइम ही नहीं है? नहीं, जराइम तो होंगे, लेकिन कहने का मकसद है हमारा उससे ताल्लुक नहीं है। यानी कि दूर तक छोटे लोग हैं, इनकी तरफ आते नहीं है वो। नहीं तो मतलब स्ट्रीट क्राइम की क्या सूरत है? स्ट्रीट क्राइम तो हर जगह ही है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, लेकिन जरा बेहतर है अभी। बेहतर है मतलब कि आप खुश हैं? अभी बेहतर है बस। आप मुल्क छोड़ कर नहीं जाएंगे? हम तो छोटे आदमी हैं, कहीं पर भी नहीं जाएंगे, हमारा जीना मरना यही। नहीं, जीना मरना तो है, लेकिन फिर भी बहरहाल एक कुव्वत खरीद की क्या सूरत हाल है? कुव्वत खरीद इस वक्त नहीं है, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें नहीं है। और ना खरीदार है ना दुकानदार इतने परचेज नहीं कर रहा बड़े पैमाने पे कोई चीज़, हालांकि सीजन लगने वाला है अनकरीब। जो तो बदनाम शुरू बस कहने का मकसद होना चाहिए ना गहमा गहमी, लेकिन इस वक्त 10 दिन से गहमा गहमी नहीं है। इससे पहले कुछ थी, लेकिन वो 10 दिन में गहमा गहमी। वजह महंगाई भी कह सकते हैं आप इसको, लेकिन महंगाई इतनी भी महंगाई नहीं कह सकते उसको। अब वो जो चीज़ें हम लाते और बेचते हैं, जैसे सब्जी फ्रूट है, ये तो नॉर्मल रेट है, इसमें रेट मुनासिब आ रहा है इस वक्त, लेकिन उसकी भी कुव्वत खरीद नहीं है लोगों में। स्ट्रीट क्राइम की क्या सूरत है? स्ट्रीट क्राइम तो मैं बता रहा हूँ ना आपको, क्या हमारी तरफ तो हमें महसूस भी नहीं होती, क्योंकि ये याद ही हो गया, ये बस मोटरसाइकिल चोरी हो जाना, ये पैसे छीनना, ये सब चीज़ें मामूल का मुताबिक हो गया। बस मोबाइल छीन गया तो दूसरा ले लेंगे, मोटरसाइकिल छीन गई तो दूसरी ले लेंगे।
किसको जाके कहेंगे आप मुझे ये बता दें। आप रिपोर्ट तो दर्ज कराएं। रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, रिपोर्ट में कोई फायदा तो हो किसी चीज का? नहीं, देखिए ये कहने का मकसद ये है कि फायदा की बात नहीं है। बात ये, बच्चा जब रोता है तो उसको पता है कि मुझे दूध मिलेगा। वो आप 100% सही कह रहे होंगे, लेकिन जहां सुनवाई होगी वहीं तो आप जाके रिपोर्ट करेंगे। जब आपकी सुनवाई नहीं होगी तो रिपोर्ट आप किसको करेंगे? बच्चा भी इसलिए रोता है कि माँ सुनेगी, बाप सुनेगा, बच्चा रो ही रहा है बस। तो आप लोगों को कम से कम देखिए, ये शहरियों की भी एक थोड़ी सी एक है कि ठीक है कि वो चीज़ नहीं मिलेगी, लेकिन ये है कि आप अपनी जिम्मेदारी तो पूरी करें। नहीं, हमारे जो है ना छोटे छोटे लोग होते हैं, अब उनको अगर लूट भी लेते हैं बेचारे, रो पीट के चुप होकर बैठ जाते हैं, वो जाते ही नहीं है थाने। सीधी सी बात है, वो जाते ही नहीं है। बिलाल भाई, अगर थाने में FIR कराने जाएं तो उसके बाद जो अखराजात हैं वो जो डकैत ले जाते हैं उससे ज़्यादा अखराजात हो जाते हैं। थाने में SHO पैसे दे के आता है और जो छोटा आदमी है उसकी तो सुनवाई है नहीं। वो तो जो जेब में पैसे लेके 2-4 हज़ार जाएगा वो भी थाने में देकर आता है। हाँ, तो ये मसला ये है, ये बेकार की बातें हैं। यहाँ पे 178 जो है केसेस इन्होंने बताया कि पिछले साल रिकॉर्ड हुए हैं एक्सटॉर्शंस के, जिसमें 100 फैक्ट थे। जो 100 फैक्ट थे उसके जो है इंक्वायरी किसने की है? किसी मजिस्ट्रेट ने की है या पुलिस ने खुद की है? और अच्छा, अगर फैक्ट केसेस थे तो उसके ऊपर जिन्होंने FIR कटाई थी उनके ऊपर क्या कार्रवाई की कानूनी? ये सब बेकार की बात है। बात ये है कि पुलिस को भी सब पता है। हमने लातादाद दफ़ा पुलिस के अफसरान से रब्ता किया कि भाई आप हमें अपना मौका बताएं, वो मौका बताने को तैयार नहीं है। अच्छा जी, अब सवाल ये थे, उन्होंने प्रेस रिलीज जारी कर देते हैं कि जना हमने इतने डकैत पकड़ लिए, अपने बत्ताखोर पकड़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। लेकिन बात वही होती है ना कि सिंपल सी बात ये है कि आपकी बात में 99% जो है ये आवाम की आवाज़ है जो आपने बात की। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ देखिए ये सब चीज़ें जो होती हैं, हमारे यहाँ शोशा भी बहुत है। नहीं देखें, हमारे यहाँ दिखावा भी बहुत है। नहीं देखें, मेट्रोपॉलिटन सिटी का जो दिखावा होना चाहिए ना, कराची कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कराची कुछ भी, लोग टैक्स देते नहीं है। नहीं, कौन बोलता नहीं देता? मतलब ये आप ये देखें कि नहीं, मैं ताजरों की बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। टैक्स देते नहीं है, डाले के गाड़ियां रखे होते हैं, किराए की सिक्योरिटी गार्ड बैठाया हुआ होता है, तो एक शोषा भी तो होता है ना। ये कौन सही करेगा? स्टेट का काम है, मेरा आपका काम तो नहीं है ना। देखिए बात ये है, 68-70% आप कराची से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। यहाँ पे अगर कोई बाहर का बंदा अगर टैक्स नहीं दे रहा है तो ये स्टेट का काम है, उसको देखे। जिसके पास 10 डाले हैं या 2 डाले हैं तो उसको तो स्टेट का काम है, FBR का काम है कि उसके ऊपर तवज्जो दे, ना कि जो टैक्स दे रहा है उसी को तंग करे। आप ये देखें, अभी आपने डाल दिया ऑटोमेशन के ऊपर, ऑटोमेशन पे जो है आपकी एंट्रियां फाइल नहीं होती, उसके लिए अब आप जाएं तो पता चलता है पराल का इशू है, पता चलता है फलाना इशू है। भाई आप इन चीज़ों को, सब चीज़ों बेहतरीन तरीके से इसको मैनेज करें ना। ये तो स्टेट का काम है। कुछ नहीं है कराची में दिखावा। कराची में आपको रोज रोज नजर नहीं आएगी। आप जाएं तो सही मुंबई, रोज रोज की आपको लाइनें नजर आएंगी। रेंज रोवर कराची में कितनी है? कुछ भी नहीं है। ब्यूक कितनी है ही नहीं। ठीक है, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो कराची में आपको नजर भी नहीं है। लुइस वेटन का एक शोरूम नहीं है आपके पास। आप जाएं तो लुइस वेटन में, आप दुनिया में अगर करने जाए तो सबसे बड़ी बात है कि आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा परचेजिंग करने के लिए। कुछ भी नहीं है कराची के पास। चलो जी, मैं गुफ्तगू सिलसिला जारी रखूंगा। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना मुझे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू सिलसिला जारी रखेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम दरक़ीक़त में हम दोबारा हाजिर हैं और गुफ्तगू जो हमारी दोनों हज़रात साथियों ने की वो भी आपने सुनी। कुछ लोग मुतमईन हैं, कुछ लोग एग्रेसिव हैं। ये तो ये मतलब ये कि एक फितरी अमल है कि हर आदमी जो है अपने हालात पे जो है वो बिल्कुल जो है वो मुतमईन नज़र आता है कि किसी के पास कोई फिक्र नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा फिक्रमंद भी है। इस वक्त मेरे साथ लाइन पे मौजूद है जनाब रिटायर्ड कैप्टन राय मुश्तबा खरल साहब। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तारुफ होते हैं, लाहौर से मेरे साथ हैं। ये साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला भी रहे 2008 से लेकर 2013 तक पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में। तो आज इनसे भी, कैप्टन साहब को भी हमने उनकी राय के लिए जो है दावत दी है। कैप्टन साहब मौजूद हैं आप लाइन पे? जी मैं बिल्कुल बिलाल साहब मौजूद हूँ। बहुत शुक्रिया सर कि आप जो है मतलब ये, अब मैं तो समझता हूँ कि गांव देहातों पंजाब वगैरह में तो इस तरह जो है आधी रात हो जाती है, सर्दियों में खास तौर पे, सर्दियों में। हाँ, मतलब ये कि आपने हमने ज्वाइन किया। रिटायर्ड साहब, कप्तान साहब ये बता दीजिएगा कि इस वक्त जब आप 2008 से लेकर 13 तक वफाकी वजीर दाखिला थे, तो उस वक्त कराची में या मुल्क में दहशतगर्दी, भत्ताखोरी, डकैती, तावान की क्या सूरत हाल थी और अभी क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर और ममनून हूँ
कि आपने हमें टाइम देते हैं और हमें याद करते हैं और हमें बुलाते हैं। थैंक यू। तो बाकी जो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान की हालत है वो हमने देखी 2008 से 13 तक भी और आज भी देख रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि सिक्योरिटी के हवाले से हालात मुल्क में खराब है, ठीक नहीं है, और स्पेशली पंजाब में तो बहुत ज्यादा खराब है। अच्छा। और जी, तो पंजाब की गवर्नमेंट तो कहती है कि जनाब अली के यहाँ तो जराइम जो है तकरीबन 50% कम हो गए। कहने के लिए तो कुछ जबान में से निकालने के लिए तो हर आदमी कहता है कि मेरे जैसा अच्छा कोई नहीं है। अच्छा। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, द रियलिटी जो है ना, वो कहते हैं, शेक्सपियर ने भी कहा था, शायर मगरब था, उसने कहा था कि फैक्ट्स कान बी डिनाइड, इट प्रिवेल्स इटसेल्फ। हकायक बदला नहीं कहते किसी के कहने से। आज गरीब तंग है, मजदूर तंग है, किसान तंग है, तालिब इल्म तंग है, और हमारे फार्मर तंग है, और मुलाजमीन तक तंग है लोग। तो कैसे हालात मुल्क में बेहतर है? अच्छा रिटायर साहब, अपना राय साहब, मतलब ये कि मेरे साथ दो ताजिर बैठे हैं, कराची के ताजिर हैं, काफी मशहूर ताजिर हैं, शजीर गोपलानी साहब हैं और एक जफर अहमद साहब हैं। तो ये दो ताजिर बैठे हैं। कराची के अंदर भत्ते की पर्चियों का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। मुझे याद है अच्छी तरह कि 2008 में ये सिलसिला और भी ज्यादा था, अखबार बारे तावान का भी सिलसिला चल रहा था। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या 80 की दहाई से और टिल 2025 तक ये भत्ते की सिलसिला खत्म क्यों होकर दे रहा है? आपने बड़ी खूबसूरत बात की और बड़ा खूबसूरत सवाल किया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट के दौर में भी, सिंध में भी हमारी गवर्नमेंट थी, आज भी सिंध में गवर्नमेंट है, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट एट देयर लेवल हैज बीन आर ट्राइंग टू मेक इट बेटर, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, वो मेरे ख्याल में दो चीजें, एक तो पॉपुलेशन है, नंबर 1, नंबर 2 इकोनॉमिक सिचुएशन है। जब तक ये बेहतरी नहीं आएगी पॉपुलेशन में और इकोनॉमिक सिचुएशन में, तो क्राइम रेट बढ़ता रहेगा। आपको पता है कि पॉवर्टी के साथ क्रिमिनलिटी का बड़ा असर होता है, और इसलिए मुल्क में जब तक इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर ना हो, मुल्क की पॉपुलेशन को कंट्रोल ना किया जाए, तो तब तक ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और भत्ते की सिचुएशन जो आप कराची में कह रहे हैं, पंजाब में तो ज्यादा नहीं होता, लेकिन वहां पर हो रहा है। तो इसके लिए बेहतर है कि हमारी गवर्नमेंट लेकिन कुछ एलिमेंट जरूर होते हैं माशरे में जो हमेशा कोशिश करते हैं कि पीस और अमन ना हो, तो ऐसे एलिमेंट्स को एलिमिनेट करना चाहिए। तो आप ये समझते हैं कि ये जो भत्ताखोरी हो रही है, ये जो आपके तावान हो रहे हैं, दीगर वारदात हो रहे हैं, इसकी रकम दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रही है? ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन डेफिनेटली जो इस तरह के रॉन्ग एलिमेंट्स होते हैं या गलत एलिमेंट्स होते हैं, जब बदअमनी का अंसर जो लोग रखते हैं, वही लोग लिंक होते हैं टेररिस्ट से। और ये एज एक्स मिलिट्री ऑफिसर ये भी मुझे पता है कि ये लोग लिंक होते हैं। तो उसका तदारक करने के लिए द बेस्ट सोल्यूशन इज कि हमारी ये खत्म हो, पॉवर्टी खत्म हो, और ये दहशतगर्दी भी कम हो। तो उसको भत्ताखोरी से भी लिंक किया हुआ है। तो इस चीजों को हम, वी हैव टू फाइट द वॉर एट नॉट ए सिंगल फ्रंट। हमको मल्टीपल फ्रंट पे काम करना चाहिए, बात करनी चाहिए, जंग लड़नी चाहिए, तो देन वी कैन बी ओनली सक्सेसफुल। नहीं, मैं तो सिंपल सी बात ये करना चाह रहा हूँ, चले जी, हर आदमी जो है अपने दौर की बोलना भी है कि तारीफ करता है। आप क्या समझते हैं कि जो मौजूदा वज़ीर दाखिला है और आपके दौर के जो वज़ारत दाखिला थे, उनमें चैलेंजेस आपके दौर में ज़्यादा थे? इनके दौर में थोड़ा सा भी अभी चैलेंजेस बढ़ गए हैं जब से अफगानिस्तान से दहशतगर्दी शुरू हुई या इंडिया से ताल्लुकात। मेरा कहना यह है कि क्या वफाक की कुछ कमजोरियां हैं कि कराची जो कि तिजारती हब है, यहाँ सबसे ज्यादा कारोबार होता है, यहीं से सब कुछ रेवेन्यू जाता है, तो इस शहर को वफाक ओन क्यों नहीं करता? बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि जो कराची है मेगा सिटी है पाकिस्तान का, और आपकी बात ये भी दुरुस्त है कि ये तिजारती हब है पूरे पाकिस्तान का। तो जब तक वहां पर सिचुएशन बेटर नहीं होगी तो उसका अक्स पूरे पंजाब में नहीं आ सकता। तो डेफिनेटली हमारे दौर में रहमान मलिक साहब मरहूम, ही वाज द मिनिस्टर, तो वो उनके साथ मिलकर भी हमने कायम किया और आज भी देखते। आज कुछ प्रायोरिटीज गवर्नमेंट की, वफाक की, हुकूमत की बदली हुई है फेडरल लेवल पे। तो जब तक वो अपना आईना या काबा सही नहीं करेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि सिचुएशन कैन बी बेटर। मतलब ये कि आप कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है उनकी अपनी पॉलिसी नाकस है या उनके अंदर एबिलिटी नहीं है आपके, अब वो चीज़ है, या
या उनमें कुछ अनासिर हैं हुकूमत में जो कि जराइम पेशा अफराद की सरपरस्ती करते हैं, इसकी वजह से इस बात को तो मैं ब्लेम नहीं करूंगा, मैं इस बात को डेफिनेटली कहूंगा कि ये गवर्नमेंट कैपेबल नहीं है, कैपेसिटी नहीं रखती, कैपेबिलिटी नहीं रखती कि ये ऐसे जराइम को कर्म कर सके फेडरल लेवल। आपको पता है जो चीज वहां इस्लामाबाद से पॉलिसी इशू होती है वही सुबह तक जाती है और उन्होंने इम्प्लीमेंट करना होता है। तो अगर वफाक में बैठे हुए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर या दूसरे बड़े लोग इस बात पे या प्राइम मिनिस्टर उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे या पॉलिसी अच्छी नहीं बनाएंगे तो डेफिनेटली उसकी अक्कासी नीचे डाउन लेवल पे आएगी ना, तो फिर लोग परेशान तो होंगे। ताजिर जो है वो भाग रहे हैं मुल्क से बाहर, ये किसका? डेफिनेटली लोग, पैसे वाले लोग जो है, आपकी बात दुरुस्त है कि दे वांट सिक्योरिटी ऑफ देयर मनी। तो अगर वो सोचते हैं, वो देखते हैं कि पाकिस्तान में उनको सिक्योरिटी ऑफ देयर रिटर्न या सिक्योरिटी ऑफ रिटर्न नहीं मिल रहा या सिक्योरिटी उनके इन्वेस्टमेंट की नहीं मिल रही, तो डेफिनेटली दे विल ट्राई टू गो अवे फ्रॉम समवेयर कि जहाँ वो सिक्योर फील करें। अच्छा, दूसरी बात, आखिरी सवाल हुआ, इमरान खान साहब को सजा हो गई, इमरान खान साहब को सजा हो गई। आज शाम को फिर वो मतलब कि 9 मई का केस भी आ गया, डॉक्टर राशिद का भी, इसके अलावा बहुत सारे दीजर लोगों को सजा हुई। 17 साल की सजा हो गई आपके बुशरा बीबी को और इमरान खान को। तो आप क्या समझते हैं कि क्या सूरत है, कि क्या ये सियासी फैसला है या बिल्कुल मेरिट पे फैसला हुआ है? मैं ये समझता हूँ, बिल्कुल दिल की गहराइयों से सच्ची बात करता हूँ और सीधी बात करता हूँ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ माय पॉलिटिकल एफिलिएशन। मैं बात किसी के मुखालिफ नहीं करता, बात हक और सच की, और वो जो मैं समझता हूँ कि मेरा ज़मीर इजाजत देता है वो मैं बात करता हूँ। ये कोर्ट का फैसला है, कोर्ट बेहतर जानती है, जुडिशरी बेहतर जानती है, और वो जो फैसला करते हैं उस पर मैं तनकीद नहीं करता, क्योंकि जज की कलम बोल रही है और हम उसके ऊपर तनकीद करना शुरू करेंगे तो हमें जस्टिस कहाँ से मिलेगी? जस्टिस इदारों से ही मिलती है, और वो एक बेहतरीन इदारा भी है। अभी वो जो भी कर रहे हैं वो उनका फैसला, दे नो इट मैटर के व्हाट दे आर डूइंग। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। राय खरल साहब, आप मेरे साथ थे। ये साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला थे, 2008 से 13 तक रहे, पाकिस्तान पीपल्स से ताल्लुक है, लाहौर से मेरे साथ ये ज्वाइन किया था। बात दुरुस्त है कि इन्होंने ये बात जो कही बिल्कुल दुरुस्त कही कि कैपेबिलिटी होती है, एक होती है आपके अंदर अहलियत, कि आपको पता होना चाहिए कि किससे किस तरह निपटना है। जब तक आवाम शोर नहीं करती उस वक्त तक जो है हुकूमत भी जो है वो जागती नहीं है। तो लिहाजा इस वक्त भी यही सूरत हाल है। लेकिन बहरहाल हम ये मुल्क के अंदर मौजूद है, हम देखेंगे इंशाल्लाह, हम कोशिश मतलब कि उम्मीद करते हैं कि हुकूमत बेहतर करेगी। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होऊंगा, तो यकीन तौर पर जो मेरे मेहमान यहाँ बैठे हुए हैं उनसे भी हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, साथ रहिएगा। बिल्कुल नाज़रीन, प्रोग्राम दरअसल हम दोबारा हाजिर हैं। बात यह कि हमने भत्तेखोरी के हवाले से कराची की जो भी सूरत हाल है, इससे हमने सिंध गवर्नमेंट के मुख्तलिफ उहदेदारों से भी बात करने की कोशिश की, रब्ता भी हुआ और उन्होंने वादे भी किया था, लेकिन बहुत माजरत के साथ और बहुत ही क्या कहूँ कि मेरे अपने जज्बात के मैं क्या कहूँ कि फ़ोन बंद कर दिया उन्होंने। अब बात यह है कि जब आपने बात नहीं करनी, जब आपको पास कोई लॉजिक नहीं है इल्ज़ामात का, तो आप कम से कम वादा ना करें। लेकिन बहरहाल उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। नाम नहीं लूँगा मैं, सिंध हुकूमत के तर्जुमान है ये, और इनको चाहिए था कि जब इन्होंने वादा किया था तो उसको ओबे करना चाहिए था और जो भी इल्ज़ामात हैं उसका जवाब देना चाहिए था। बहरहाल ज़फ़र भाई, ये वफाकी वज़ीर दाखिला थे जो अभी गुफ्तगू हो रही थी, एक कॉमन आदमी होने के नाते आप मुल्क की सूरत हाल को किस निगाह से देखते हैं, माशी तौर पर भी और सियासी तौर पर भी? मुल्क की सूरत हाल तो वैसे भी इस वक्त बहुत ख़राब चल रही है, लेकिन उसके साथ साथ अब जब माशी पोजीशन तो वैसे ख़राब हो जाएगी जब अमन व अमान की सूरत हाल सही नहीं होगी। अगर अमन व अमान की सूरत हाल सही होगी तो माशी पर खुद ब खुद चल जाएगी। हमारे मुल्क को चलाने के लिए सबसे पहले अमन व अमान चाहिए, पहले अमन व अमान होगा तो फिर माशी चलेगी ना, आपकी मईशत चलती रहेगी। फिर अगर यही पोजीशन रहेगी तो मईशत तो रमज़ान आने वाला है। जी, तो आप लोग क्या समझते हैं कि इस रमज़ान में पिछले रमज़ान के मुकाबले में ख़रीदारी ज़्यादा होगी, कम होगी, क्या होगी? इंशाल्लाह उम्मीद से ज़्यादा ही होगी। हाँ, इंशाल्लाह उम्मीद से ज़्यादा होगी, क्योंकि अभी पिछले दिनों का जो कारोबार है वो बेहतर था। अच्छा, हाँ, इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि लोगों में बाइंग पावर आई है, बाइंग पावर जी खरीद सकते हैं लोग। जी हाँ, तो और उसके लिए ये नए स्टॉल होल्डर भी आए हैं अभी, और जिन लोगों की नौकरियां छूट जाती हैं सब बाजारों में आते हैं ना वो लोग,
अच्छा, बाजारों से अपने घरों को चलाते हैं। लोग बेरोजगार भी बहुत जी, हो रहे हैं। बेरोजगारी की वजह से वो घरों को चलाने के लिए कोई ना कोई चीज कारोबार तो करेगा ना आदमी। वो फिर बाजारों में आते हैं, अपना 10,000 रुपए में अपना घर को चला लेते हैं। कोई छोटी मोटी चीज लगा ली उन्होंने, घर तो चल रहे हैं ना। किसी ने, कोई जो मोटरसाइकिल पर डकैती करता फिरता है, अब वो तो फिर ये वजीर दाखिला साहब जो साबिक थे, उन्होंने जो बात की वो बिल्कुल सही कही ना, कि बेरोजगारी की वजह से सारा कुछ होता है। अब ये लोग जो ईमानदारी की बात है कि आपके बचत बाजार में जाके स्टॉल लगा के करते हैं, स्टॉल लगाते हैं, मोटरसाइकिल पर ले जाके वो छीना चपटी करते हैं। अच्छे खासे लोग अभी बढ़े हैं इस दौरान, अभी अच्छे खासे लोग बढ़े हैं, नए नए स्टॉल होल्डर अच्छे खासे आए हुए हैं। मतलब इसका मतलब कि आप कह रहे हैं बेरोजगारी की शरह बढ़ रही है। जी, तो मतलब ये कि एक स्टॉल की बात नहीं, पूरी कोरंगी डिस्ट्रिक्ट ले लें या कराची के दूसरे डिस्ट्रिक्ट को ले लें, तो सबकी क्या सूरत है, लेकिन मजमूई सबके सूरत हाल तो बेहतर है, अभी फिलहाल बेहतर है, बेहतर है। मतलब आप पहले से मुतमईन बेहतर, मुतमईन है। हैं। जी शजी साहब, आप ऐसे ही रो रहे हैं यार। नहीं, मैं आपको बताता हूँ वो कह रहे हैं। जो मिडिल क्लास है ना, हाँ। वो लोअर क्लास की मार्केट्स में जाके अपनी बाइंग और परचेजिंग कर रहा है। देखिए इनका जो कारोबार जो चल रहा है, जो ये बात कह रहे हैं, आप उसको समझें। स्टॉल होल्डर बढ़े हैं, स्टॉल होल्डर बढ़े मतलब कोई दुकानदार या तो स्टॉल पे आ गया, या किसी ने की जॉब थी अच्छी, उन्होंने स्टॉल लगाया, और ये लोअर क्लास का जो बिजनेस है वो बढ़ा है। इसमें लोगों का बाइंग पावर कम हुआ है। अगर आप मार्केट्स का ओवरऑल आप देख लें, टाई रोड की मार्केट से पूछ लें, सदर से मार्केट से पूछ लें उनका। और अच्छा, फिर क्रिसमस पे बाइंग होती है, क्रिश्चियंस जो है अपनी, ठीक है। फिर आपकी इस वक्त आपकी सर्दियाँ शुरू हुई थी, कोई बाइंग भी थी। ये सारी जो है लंडा का कारोबार बढ़ जाता है बनस्बत किसी ब्रांडेड शॉप्स के। तो ये बिल्कुल हमारे यहाँ लोगों का जो आप समझें कि आमदनी कम हुई है, तो जो पॉवर्टी रेट भी हमारा जो है वो बढ़ गया है। तो उसकी वजह से जो नीचे की जो मार्केट्स हैं, जो आपके जो इस तरह के बाजार हैं, उसमें खरीदारी बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। 3 करोड़ की आबादी है, कहीं ना कहीं से कोई अब जाके कम से कम स्वेटर तो कोई लेके पहनेगा ही ना, कपड़ा भी लेके पहनेगा। 3 करोड़ की आबादी है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन इस वक्त इनकी तरफ जो है जो रुझान बढ़ना, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, ये खुद बोल रहे हैं ना कि नए लोग नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है ना, एक आम बचत बाजार में लोगों का रश बढ़ना, जिसका मतलब गुर्बत में इजाफा हुआ है। गुर्बत में इजाफा हुआ है। आपको पता है लोग जो है ना महंगी चीजें खरीदने की इस्तात नहीं रखते। इस दफा दिसंबर में शॉर्टफॉल जो FBR का रिकॉर्ड बता रहा है, वो 995 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है, ठीक है, जिसमें से 500 अरब रुपए आपको IMF ने माफ कर दिए कि भाई 500 अरब रुपए आप 400, यानी कि जून तक इन्होंने 450 अरब रुपए जमा करने हैं। जून तक नहीं, दिसंबर के, दिसंबर तक 495 अरब रुपए इनको जो शॉर्टफॉल है, ठीक है। दिसंबर की क्लोजिंग में ये आपके 5-6 दिन रह गए। आज सैटरडे वाले दिन भी FBR के दफातर खुले हुए भाई, आज 20 तारीख है, 10 दिन रह गए हैं, ठीक है। तो आप ये देख लें कि इनके पास शॉर्टफॉल क्यों है। ये तो हमारा इन्होंने तो बाजा बजा दिया है ना, टैक्सेस ले लेके कोई चीज़ नहीं छोड़ी। अब तो उनके ऑटोमेशन हमारे अकाउंटों से पैसे ले जा रहे हैं। इसके बावजूद भी 500 अरब रुपए, इसमें भी मैं आपको बताऊं 400 अरब रुपए वो होंगे जो नाजायज टैक्स लिया गया है हमसे, या हमारे केसेस जो हैं वो उस वक्त कोर्ट्स में, हाँ। ये जो है उसके मसले में आला के पास हैं, वो 400 से 500 अरब रुपए तो हमारे वो हैं। अगर आप वो भी डालें तो 1500 अरब रुपए शॉर्ट है। तो ये अभी आप ये एक चीज़ ये देख लें कि एक इंटरनेशनल लेवल पे एक मूवी आई, और उस वक्त ही आपका एकदम से ग्राफ बढ़ रहा है, जो आपको नजर आ रहा है कि भाई बत्ताखोर एक्टिव हो गए, और ये जो है वसीउल्लाह लाखो, अहमद मक्सी, आपका समत काठियावाड़ी, इनके ग्रुप सब तमाम के तमाम ग्रुप जो है एक साथ एक्टिव हुए, और इतनी बड़ी आवाज निकली। आप इसी मतलब कोई पस मंजर है इसका, देखिए पस मंजर है ना, सीधी सी बात है। हमने 7 जहाज गिराए तो उन्होंने हमारे घरों पे ये मसले कर दिए। मतलब कहते हैं कि ये गैर मुल्की मतलब कि बिल्कुल है, बिल्कुल है कि देखें ये सारा पैसा जो है ईरान जा रहा है, अफ्रीका जा रहा है, इसके अलावा भी दूसरे फिलिपाइन जा रहा है। ये पैसा हुंडी की जरूरत में जा रहा है ना। आप ताजरों को तो उठा के FIA बंद कर देती है कि आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो। ITB फिक्स है, इंपोर्ट की ITB फिक्स है। आपके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, इसलिए आप ITB फिक्स करके इंपोर्ट का रेट आप फिक्स कर देते हो कि बाकी आप अरेंज करें। उस पर हमें बुला के FIA बिठा देती है। इनको क्यों नहीं पकड़ती FIA, ये तो बताए ना, ये पैसा कैसे जा रहा है बाहर। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि कानून नाफिज करने वाले इदारे में सब कुछ दुरुस्त नहीं है, सिर्फ पैदागिरी और पैसा बनाने पे लगे हुए। मुल्क की खिदमत कोई भी नहीं कर रहा। ये तमाम लोग बेनिफिशरीज हैं इन चीजों के, और इनको कटेरे में लाना चाहिए। इस मुल्क में जस्टिस नहीं है, वरना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इनको बुला के पूछे तो सही। जो सर जी, एक जस्टिस जो कि दूसरों के लिए सजा तजवीज करता था, वो खुद भी सजा के काबिल हो गया। जस्टिस जहांगीरी की बात कर रहा हूं मैं आपको कुछ भी नहीं बोलता हूं। मैं तो ये बताऊं, डैम के पैसे जमा कर लिए, आज तक हमें नहीं पता डैम के पैसे कहाँ हैं। नहीं, डैम के पैसे तो सेफ हैं, ये बात डैम तो नहीं बनाना। देखिए 3 अरब 5 अरब से कहीं डैम बनता है क्या? आप शुरू तो करते,
नहीं, देखें शुरू तो करते ही है और 5 अरब या तो वापस कर दें लोगों के। नहीं वो नवाज शरीफ ने भी कर्ज उतारो, मुल्क संवारो स्कीम के पैसे लिए, आज तक वापस नहीं मिले। ये 5 अरब भी वापस नहीं आएंगे हमारे। वो तो खैर बहरहाल इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स लेते थे आपसे, उसके पैसे कहाँ गए? इंफ्रास्ट्रक्चर आप खत्म हो गया, प्राइम मिनिस्टर ने खत्म कर दिया उसको, लेकिन कहाँ गए पैसे उसके? एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड कहाँ गया? पता नहीं, आपका जो है इकरा सरचार्ज के फंड लिया गया, वो पैसे आज तक हमें नहीं पता कहाँ है। जी गफर भाई, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, मुझे आपकी आंखें जी, मुझे एक बार बता दीजिए कि एक राष्ट्र में एक आम आदमी की हैसियत से आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे इन हालात में, कि क्या करें वो? इन हालात में तो यही पैगाम है कि लोग अपनी हिफाजत खुद करें। सबसे पहला पैगाम। दूसरा पैगाम यह है कि आप रोज़गार के लिए कोई मौके ढूंढें गरीब लोगों के लिए, हमारे स्टॉल होल्डरों के लिए, और उनको अच्छी रोज़ी दें। अच्छा, रोज़ी देने का क्या मतलब है? रोज़ी देने का मतलब रोज़ाना के बाजार बंद हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ। अच्छा, इंतज़ामिया भी आप लोगों को तंग करती है? जाहिर है। अच्छा, किस बेस पे थे, किस लिए तंग करती है? किसी कोई भी बेस हो सकती है उसकी नहीं रेट वेट बढ़ाने की बात नहीं है, किसी भी बेसिक पे हो सकता है। उस पर कोई मोहल्ले वाला आके कह दे कि हमारे घर के सामने लगा बाजार बंद, उसकी तस्दीक नहीं होती है। नहीं कि तस्दीक करके आप बंद कर दें, वो बात। मैसेज दे क्या देना चाह रहे हैं? आवाम को ये कहना चाह रहे हैं कि अपनी चादर के अंदर रहो। आवाम अपनी चादर के अंदर रहे और अपनी हिफाजत खुद करे। मैंने असला खुद खरीदे। नहीं असला तो ना खरीदे, कानून के मुताबिक जो भी चीज़ें हैं वो जी करें। शरीफ साहब, मैं तो ये कहूँगा, वो एक फिल्म बनाने की बात हो रही है थिंक गवर्नमेंट की तरफ से, तो मेरा कहीं दाव लग गया तो मैं तो हॉलीवुड वालों को बोलूँगा फिल्म बनाए, ताकि इन लोगों के कानों पे, क्योंकि असल में बड़े लोगों को जो है ना उर्दू नहीं आती, तो इंग्लिश वाली जब चलेगी ना तो उनको समझ में आएगा इस मुल्क में क्या हो रहा है। बाकी मैं तो सिर्फ एक बात ये कहूँगा कि सिर्फ हमें मुझे अपनी औकात के अंदर रहना चाहिए, बस। मैं आपको तो नहीं कहूँगा, अवाम को तो नहीं बोलूँगा, मैं अपने आप को ज़रूर बोलूँगा, मुझे अपनी औकात में रहना चाहिए। मैं अपनी औकात के अंदर इंशाल्लाह जाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये आवाज़ उठाने के बाद जो तकलीफ़ात और जो परेशानियाँ मुझे उठानी पड़ती हैं उसका आपको एहसास नहीं है। जिस तरीके से जो हमारे साथ किया जाता है ना, कि इस मुल्क के कोई शरीफ शहरी या दुनिया का कोई भी शरीफ शहरी जो है ना वो बर्दाश्त से बाहर होती है। मुझे जो धमकियाँ दी गई हैं और जो धमकी से जो नंबर्स आए हैं और जो मैंने इदारों को दे दिए हैं, इसके बाद किसी किस्म की कोई भी सरजनिश नहीं, कोई इसके ऊपर तहकीकात नहीं, कोई चीज़ नहीं ली गई, ना ये कोशिश की गई है कि उसको पकड़ा जाए। इतना बड़ा क्रिमिनल है वो इस मुल्क का, कि जो बाबा लाडला को चलाता था, वो जेंगू को चलाता था, वो सिर्फ समाज काटिया और ये सबको वो चलाने वाला वो बंदा है, लेकिन उसके ऊपर हाथ डालने के लिए हमारा कोई इदारा भी तैयार नहीं है। ओके, थैंक यू दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। और जाने से पहले मैं यही कहूँगा कि जनाब के जो भी उन्होंने मैसेज दिया है आवाम को, यही है कि जनाब के आप खुद नुमाइंद को कम से कम करें अपने, और अपनी चादर में रहने की कोशिश करें। यकीनी तौर पे अल्लाह ताला जो है हलाल रिस्क पे बरकत भी देता है। और मेरे पैगाम भी यही है कि जो भी लोग बेरोजगार हैं वो हलाल रिस्क रोज़गार की तरफ जाएं, ना कि किसी जराइम पेश अफराद की चुंगल में आए, ना कोई गलत काम करें। बिलाल हसन की इजाज़त दी, इंशाल्लाह कल इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इज़्ज़त अल्लाह।